हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एनकालोसिस और HLA-B27। इसमें बायोलॉजिक्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बहुत से पेशेंट ये क्वेश्चन हमसे करते हैं। अब ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एनकालोसिस होता कितने प्रकार का है। एनकालोसिस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं नॉन रेडियोग्राफिक एक्सियल आर्थ्रोपैथी। इसमें जो भी आपके एनकालोसिस शुरू हो गया है, मगर इस एनकालोसिस का आपको आपके एमआरआई एक्सरे में पता नहीं लगेगा। ये जो टेस्ट हैं सिर्फ टेस्ट ही आपको बता रहे हैं कि आपको एनकालोसिस हो रहा है। अब टेस्टों में एनकालोसिस आ गया तो आपके एनकालोसिस की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि HLA-B27 पॉजिटिव आ गया। तो इन केसेस में आप ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ANA चेक कराओ। इन्हीं में आपको पता लगेगा कि आपका एनकालोसिस बढ़ रहा है, और कोई जरिया नहीं है इसको जानने का कि आपको एनकालोसिस हो रहा है। कई लोगों का ये पीरियड 1 से 3 साल तक चलता है। तो इसके बाद अगर आपका एनकालोसिस कंट्रोल नहीं हो रहा, आप लॉन्ग टर्म नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स खा रहे हो और उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, मगर आपका एनकालोसिस नहीं कंट्रोल होगा, तो ये आपकी एक्सरे में आने लग पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे कि रेडियोग्राफी एक्सियल इन्फ्लामेटरी डिजीज स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। इसमें आपको आपकी रेडियोलॉजी यानी कि एक्सरे में आपको चेंजेस दिखने लग पड़ेंगे। ये चेंजेस क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी बैक पेन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। वो इन्फ्लामेशन स्टिफनेस की तरफ चलेगी, स्टिफनेस आगे जाकर वो अकड़न जकड़न की तरफ चलेगी, और वहाँ पर कैल्सिफिकेशन शुरू होगी। और जब ये कैल्सिफिकेशन एक लेवल के बाहर चली जाएगी, तब उसे कहते हैं ओस्टोफाइटिक स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और एक्सेस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। इसमें आपकी जो एक्सरे है उसमें क्लियर कट आपको दिखने लग पड़ेगा कि वहाँ पर ओस्टोफाइट जमा हो रहे हैं। जब ये जमा हो जाएंगे तो आपकी मोबिलिटी या आपका जो लचीलापन वो रीढ़ की हड्डी का ख़त्म हो जाएगा। तो इन केसेस में मेरे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम पिछली स्टेज में कहीं जब रेडियोग्राफिक चेंजेस आनी शुरू हुई, तब डॉक्टर सल्फासेलेजिन और कुछ और दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिनमें कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इसी स्टेज में लोग बायोलॉजिक्स की तरफ जाते हैं। बायोलॉजिक्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखो, सबसे पहले तो जब रेडियोग्राफी चेंजेस आने लग पड़ी, ये आगे ओस्टोफाइटिक चेंजेस की तरफ जाएंगे, जहाँ ओस्टियोप्रोलिफरेटिव स्टेज की तरफ जाएंगे, तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इन स्टेजेस में डॉक्टर बायोलॉजिक्स सजेस्ट करते हैं। अगर हम जाएं मॉडर्न साइंस में, तो उनके पास सल्फासेलेजिन ट्राई करने का विकल्प है, और उसके बाद सीधा बायोलॉजिक्स का विकल्प है। बायोलॉजिक्स भी हर बंदे को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, कईयों को नुकसान पहुंचाते। अब बायोलॉजिक्स लेने की कंडीशन क्या है? बायोलॉजिक्स लेने की सबसे मेन कंडीशन है व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कोई टीबी की या एड्स की। इसीलिए सभी डॉक्टर टीबी और एड्स का चेकअप कराते हैं आपको एनकालोसिस का, कि बायोलॉजिक्स दवा शुरू करने से पहले। अगर मान लो उन्होंने ये नहीं चेक कराया और आपने बायोलॉजिक्स की दवा ले ली, तो आपका जो टीबी जो आपका आपने ट्रीटमेंट ली है और वो बैठ गया था, वो दोबारा से उभर कर आ जाएगा और स्थिति बहुत डेंजरस हो जाएगी। ऐसे ही अगर एड्स के पेशेंट बायोलॉजिक्स लेने लग पड़े, तो उनका एड्स आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएगा। तो ये दो व्यक्तियों ने कभी भी बायोलॉजिक्स की तरफ नहीं जाना। अब दूसरे व्यक्ति जो बायोलॉजिक्स की तरफ जाते हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि बायोलॉजिक्स होता क्या है। बायोलॉजिक्स में बायोलॉजिकल जो ड्रग्स हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने से नॉर्मली लोग बीमार होते हैं। अब एनकालोसिस में HLA-B27 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को ये वीक कर रहे हैं, ताकि वो जाकर अटैक ना करे। अगर वो अटैक नहीं कर रहा, तो बाकी सभी चीज़ें भी
सभी ह्यूमन ल्यूकोसाइट भी अटैक नहीं कर रही है, पर्टिकुलरली HLA-B27 ही कम नहीं होता, हर तरह का ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कम हो जाता है। इसीलिए देखा गया है बहुत से केस आते हैं जिन्होंने बायोलॉजिक्स लिए और बायोलॉजिक्स के बाद उनकी किडनियां कम काम करने लग पड़ी, या किडनियों में प्रॉब्लम आ गई, या लीवर में प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए डॉक्टर जब भी एंकालोसिस की दवा दे रहे होते हैं साथ के साथ लीवर किडनी वगैरह चेक करते रहते हैं। अगर आपके लीवर किडनी की कोई प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो आपको बायोलॉजिस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखो तो आप ये समझो कि बायोलॉजिक्स के फ़ायदे कम हो रहे हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा, बायोलॉजिक्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को बनने से रोकता है। अगर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रुक रहा है तो शरीर में जगह जगह अपने छोटे छोटे ट्यूमर्स बनते हैं, ये भी बढ़ रहेंगे। तो ये एक बीमारी तो कम कर रहा है मगर ये 4 बीमारी ला रहा है। ठीक है, तो हम कोई भी अगर दवा खा रहे हैं, एक चीज़ में मुझे फ़ायदा हो गया और मेरी किडनी में नुक्स आ गया या मेरे लीवर में नुक्स आ गया तो उसका फ़ायदा नहीं। तो अगर आपने दवा लेनी है आप होम्योपैथी की तरफ झुकाव दो। होम्योपैथी में क्या है कि हम कारण ढूंढते हैं, कारण बहुत निकलते हैं। जैसे कल एक बच्चे ने मुझे कॉल की, उसको एंकालोसिस था। उस एंकालोसिस को जब मैंने ज्ञान लिया उससे तो मुझे पता लगा उसको बचपन से जुकाम रहता है। जुकाम जब रहता है बचपन से वो पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ जाने लग पड़ते हैं। तो इसको शुरुआत में उंगलियों में पेन होता था, पाँव की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में पेन होता था। एक बार उसको चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स होने से वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो चिकन पॉक्स होने के बाद उसकी जो माइक्रो डैमेज हुई वो दोबारा ही नहीं कर सकी, क्योंकि वो HLA-B27 का पेशेंट था। उसकी जो इम्यूनिटी थी वो इम्यूनिटी चेंज हो गई। वो जो पहले इम्यूनिटी ने उसको बचाना था, ऑटो इम्यूनिटी थी, वो अडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ चलेगी, वो उसको बचा नहीं पाई। इसीलिए उस पेशेंट को उसके बाद बैक पेन बढ़ गई। जब बैक पेन बढ़ी उसने बहुत टेस्ट कराए। पहले उसका HLA-B27 भी नेगेटिव आया, मगर अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले उसका पॉजिटिव आ गया। अब HLA-B27 पॉजिटिव आ गया, लक्षण तो उसके पहले भी चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम जड़ ढूंढे तो जड़ क्या थी उसका, जो एलर्जी, अगर एलर्जी टाइम से ठीक हो जाती तो उसको अपना और प्रॉब्लम नहीं आनी थी, उसको जॉइंट स्टिफनेस नहीं आनी थी, उसको रूमेटॉइड फैक्टर नहीं आने थे, उसको बाद में जाकर HLA-B27 आना ही नहीं था। तो हमने रूट कोज ठीक करना है रेदर देन कि हमने HLA-B27 के पीछे लग जाना। HLA-B27 तो जीन है, शायद आप लेकर पैदा हुए हो, मगर HLA-B27 आप पर हावी क्यों हुआ, किन सर्कमस्टांस पर हुआ, वो जानना चाहिए। कई लोगों में स्ट्रेसेस मेन कारण है, जो स्ट्रेस जिंदगी की स्ट्रेस है। कई लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, जैसे कि कोई जॉब कर रहे हैं उनमें बाहर का खाना खा रहे हैं, उससे भी ये बढ़ जाती है। कई लोगों में क्या होता है कि स्ट्रेस और एक्सरसाइज की कमी। एक्सरसाइज आजकल लोग करते ही नहीं है, एक्सरसाइज तब करते हैं जब मजबूरी हो, रेगुलरिटी तो किसी में है नहीं। अब एंकालोसिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं जब बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जैसे आराम मिलने लग पड़ा वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है कि ये समझना जरूरी है कि हमने रूट कोज ठीक करना है, दूसरा लाइफस्टाइल ठीक करना है, डाइट हैबिट ठीक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर ये 4 चीज़ें करोगे तो आपको कभी भी बायोलॉजिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बायोलॉजिक्स भी टेम्परेरी एक चीज़ में आराम देते हैं मगर 4 चीज़ों में तकलीफ देते हैं। आप बायोलॉजिक्स लेने के रिस्क से बचो। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। कीप सब्सक्राइब अवर चैनल, यहाँ लाइक का बटन है, शेयर का बटन है, उसको ज़रूर दबाओ, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि आने वाले टाइम में हम और वीडियो बनाकर लेकर आएँ।